नमस्कार, बीच बहस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बीच बहस कार्यक्रम में हम समसामयिक, प्रादेशिक, राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं और कई ऐसे महत्वपूर्ण बातों पर विचार विमर्श करते हैं जिसके बारे में हम जानते तो हैं लेकिन बातचीत करना शायद भूल जाते हैं। त्योहारी सीज़न हो या कोई भी बात हो, सबसे पहला हमारा काम होता है बाज़ार जाकर शॉपिंग करना। हम देखते हैं कि हम कौन सा ब्रांड खरीदें, हम उसके पैसे देते हैं और घर आ जाते हैं। लेकिन क्या कभी हम सोचते हैं कि हमने जितने पैसे खर्च किए हैं या जिस ब्रांड की सामग्री खरीदी है, चाहे वो खाद्य सामग्री हो या और कोई उपकरण, क्या हमने उसका उचित मूल्य दिया है? क्या वो सामग्री, क्या वो पदार्थ खाने लायक है? क्या वो शुद्ध है या उसमें कुछ मिलावट है? क्या हम देखते हैं कि उस रैपर के ऊपर, उस खाद्य सामग्री के ऊपर, उस वस्तु के ऊपर जो बातें लिखी हुई हैं वो कितनी सत्य हैं और उनका सत्यापन कैसे किया जाए? ऐसी छोटी छोटी बहुत महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करने के लिए और इसकी जानकारी लेने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर अशोक कुमार। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर अशोक कुमार अतिरिक्त जिला कलेक्टर जयपुर हैं। आप हमारे स्टूडियो में आए, आप जो समय निकाल रहे हैं, सबसे पहले उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैंने कहा कि त्योहारी सीज़न हो या कोई भी चीज़ हो, सबसे पहले हम बाज़ार जाते हैं और अपने घर को, अपनी रसोई को सजाने की तैयारी शुरू करते हैं। लेकिन बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते हैं। तो कोई भी खाद्य वस्तु खरीदते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले ये जो अभी त्योहारी सीज़न है इसमें हम मिठाइयाँ हैं और भी बहुत सारी खाद्य सामग्री है जो खरीदने के लिए मार्केट में जाते हैं। और कई बार हम उस प्रतिष्ठान में जाते हैं तो वहाँ पर ये देखते नहीं है कि अपने क्या चीज़ ले रहे हैं, उसकी जो पैकिंग है उसके ऊपर उसके प्रॉपर सब चीज़ें लिखी हुई होती हैं कि कब वो बनी हुई है, एक्सपायरी डेट क्या है और उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, उसमें उसकी क्या न्यूट्रिशन वैल्यू है। तो सब चीज़ें सभी उसके ऊपर लिखी हुई होती हैं। परंतु कई बार हम देखते हैं कि वहाँ पर जो आम आदमी है जाता है जल्दी से और वहाँ से सामान लिया और घर आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं सभी आमजन से यही निवेदन करता हूँ कि जब भी हम कोई भी खाद्य सामग्री खरीदने जाएं तो उसको प्रॉपर तरीके से देखें। वहाँ पर किस तरह से मिठाई की दुकान है तो उस पर वो किस तरह से वहाँ पर बन रही है, वहाँ हाइजीन है या नहीं है, साफ़ सफाई कैसी है। मिठाई की दुकान पे अगर वो है कब की बनी हुई है, कितने दिन की है, आप वहाँ पूछ सकते हैं, वहाँ पर इंक्वायरी कर सकते हैं। परंतु कई बार हम वहाँ पर ऐसा नहीं करते हैं जो कि गलत है। हमें पूरा ध्यान देना चाहिए और पूरी वहाँ पर जांच परख करके ही खाद्य सामग्री है उसको वहाँ से खरीदना चाहिए। जी, लेकिन अशोक जी, हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि हमारे परिवार की जो परंपरा होती है कि ये सामान यहाँ से ले आओ, हमारा एक विश्वास उस दुकान से या उस जगह से जुड़ गया होता है। और आजकल की तो प्रथा चेंज हो रही है, लोग मॉल्स की तरफ जाते हैं। तो ऐसे में इस बात का निर्णय कैसे किया जाए कि जो मिठाई हमने खरीदी है वो कितनी शुद्ध है? क्योंकि दुकानदार वो कैसे बताएगा कि वो 4 दिन पुरानी है या 5 दिन पुरानी है? तो क्या किया जाए? देखिए, जितने भी जो खाद्य सामग्री निर्माता जो कारोबारी हैं सबको एक फूड लाइसेंस है वो लेना पड़ता है। उसके कुछ रेगुलेशंस हैं, नियम हैं और उसी के अनुरूप उनको सबको काम करना पड़ता है। और उसमें कोई भी खाद्य पदार्थ जब वो बनाते हैं तो उसमें एक्सपायरी डेट है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, ये सब उसके ऊपर उनको प्रदर्शित करना होता है। फूड लाइसेंस है वो उनको दिखाना पड़ता है। वहाँ उनको कुछ वर्किंग कंडीशंस हैं, उनमें वहाँ पर साफ़ सफाई और इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर वो नहीं करते हैं तो हमारी जो वहाँ पर जो दूसरे खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, वो उनके खिलाफ़ कार्रवाई भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर बिल्कुल वो जो खाद्य सामग्री है वो प्रॉपर नहीं है, अच्छी है, होती है। और कई बार ऐसा होता है कि जहाँ पर अगर हमें कमी भी पाई जाती है तो हम बिल्कुल निश्चित तौर पे वहाँ पर कार्रवाई भी उनके खिलाफ करते हैं। जी, हम ये जानते हैं अच्छी तरह कि सरकार जो है, आप लोग जो है बहुत सचेत रहते हैं। कभी कभार शायद आम जनता है वो इस बात का ध्यान नहीं रखती, लेकिन सरकार जो है, आप लोग जो है इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि जो आम जन है वो शुद्ध चीज़ खाएं। आपके द्वारा किस तरह के कार्य किए जाते हैं, किस तरह की कार्रवाई की जाती है इस सुरक्षा को हित में रखते हुए? जी, अभी इस त्योहारी सीज़न पे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान है वो सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं और उसमें सतत रूप से जिला प्रशासन है, CMHO ऑफिस के द्वारा पूरी हम इसको निगरानी करते हैं और रोज़ाना इसकी मॉनिटरिंग की जाती है। इसमें हमारी पूरे ज़िले के अंदर हैं कई टीमें हैं जो कि इस काम को अंजाम देती हैं। वो जितने भी जो खाद्य पदार्थ विक्रेता हैं या निर्माता हैं उनके वहाँ पर रेगुलर इंटरवल्स पे जाते हैं। हमारे पास भी कुछ सूचनाएं आती हैं, उसके आधार पर भी हम वहाँ पर उनको भेजते हैं और हमारा प्रयास यही रहता है कि आम जन को शुद्ध खाद्य पदार्थ हैं वो
हर दिन साल के 365 दिन बिल्कुल शुद्ध खाद्य पदार्थ मिले। त्योहारी सीज़न की नहीं है कि इसी समय मिले, इस समय ज़्यादा थोड़ा मिठाई वगैरह लोग ज़्यादा खरीदते हैं करते हैं, तो एक इसलिए हमें ज़्यादा विजिलेंट होकर के काम करना पड़ता है। परंतु हम पूरे साल भर प्रतिदिन मतलब हमारी टीमें इसके काम करती हैं और हम छापेमार की जो कार्रवाई है वो भी करती हैं, मिलावटखोर हैं उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करते हैं। तो ये एक निरंतर एक सतत प्रक्रिया है जो हमारी चलती रहती है। बिल्कुल, ये तो हम देखते ही हैं कि जब महिलाएं सामान लेने जाती हैं तो जो घर की सामग्री हो गई, दाल हो गई, चावल हो गए, उसमें वो खुद थोड़ा देख पाती है, उसकी क्वालिटी समझ पाती हैं। लेकिन जब बात आती है दुग्ध उत्पादों की, मान लीजिए वो पनीर हो, चाहे मावा हो, चाहे मिठाइयाँ हो, वहाँ पे अक्सर हम देखते हैं कि हम धोखा खा जाते हैं। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हमें पता चल जाए कि वो दुग्ध सामग्री जो है, चाहे वो घी जो है, कोई टेस्टिंग जो घर पे हो पाए, कुछ ऐसा तरीका? देखिए, इसमें जो पनीर है, मावे से बनी हुई मिठाइयाँ हैं, तो उसमें मावे से जो बनी हुई मिठाई हैं तो उनके लिए हम लगभग 3 दिन तक हैं उसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो आजकल सभी जो मिठाई विक्रेता हैं वो वहाँ पर उनकी कब बनी हुई है ये वहाँ पर उसमें लिख करके रखते हैं। अगर नहीं है तो अब उनको प्रदर्शित करना पड़ता है अगर ग्राहक कहता है तो। दूसरा, जो घी से निर्मित मिठाइयाँ हैं उनका 7 दिन तक हैं, उसको आसानी से कंज्यूम किया जा सकता है। तो वो डेट वहाँ से आप जब मिठाई खरीदते हैं तो वहाँ हम उसको देख सकते हैं कि कितने दिन की है, तो उसी हिसाब से अगर इससे ज़्यादा पुरानी मिठाई है वो तो उसको हमें नहीं खरीदना चाहिए। रही बात इसको किस तरह से जांच की जाए, इसके लिए हमारे पास में जो उसका जो सैंपल है, सैंपल के लिए टेस्टिंग की सुविधा है। जयपुर ज़िले के अंदर यहाँ पर हमारे पास में लैब हैं, पूरे राजस्थान में 11 लैब हैं, जहाँ पर कहीं पर भी आम आदमी जा कर के उसकी जो भी खाद्य सामग्री है उसको वहाँ पर ले जा कर के उसमें सैंपल दे सकता है और टेस्टिंग की जाती है। अब खुद भी सरकार भी जो हमारे खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं उनके द्वारा सैंपलिंग करवाते हैं और उनकी टेस्टिंग की जाती है। तो ये टेस्टिंग आराम से आसानी से लैब के अंदर की जाती है। बिल्कुल, इसका मतलब ये है कि जो सरकार है, जो प्रशासन है, उन्होंने पूरी सुविधाएं दे रखी है, लेकिन आप और हम जो कि आम जनता है, जो कि कहें उपभोक्ता हैं, ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस विक्रेता से पूछें कि वो सामग्री कब उसने निर्मित की है और उसका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो हमें उस बात से अवगत कराए। यदि हमें लगता है कि पास में प्रॉपर उसने नहीं दे रहा डेटा हमको या वो हमें नहीं बता रहा कब की बनी हुई है, उसमें हमें क्या करना चाहिए? उसमें जिला प्रशासन का कंट्रोल रूम है, हमारे पास में शिकायत आती है इस बाबत, हम उस पर कार्रवाई करते हैं। CMHO ऑफिस है, वहाँ पर आम आदमी शिकायत कर सकता है और शिकायत के उपरांत तुरंत प्रभाव से उस शिकायत पे हम एक्शन लेते हैं। वहाँ पर हमारे खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं, वो वहाँ पर जाते हैं, उसकी सैंपलिंग करते हैं और वहाँ पर अगर कोई किसी भी प्रकार की कोई गलती पाई जाती है, मिलावटखोरी पाई जाती है, तो उनके खिलाफ उनका जो सैंपल लेकर के और सैंपल की रिपोर्ट आने के उपरांत तो उनके ऊपर कोर्ट के अंदर चालान किया जाता है, केस दर्ज किया जाता है और फिर उसमें कोर्ट में निर्णय करते हैं। जी, त्योहारी सीज़न चल रहा है, हम जानते हैं भी दीपावली के दिन आ रहे हैं और हमारा जो त्यौहार है कोई भी वो कम से कम 1 महीना पहले ही शुरू हो जाता है। ऐसे में जैसे आपने कहा जो मिलावटखोर है ज़्यादा सचेत होते, ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो उनके प्रति या जो जनता है उनको एक खाद्य सुरक्षा मिले उसके लिए सरकार द्वारा क्या क्या किया जा रहा है या प्रशासन द्वारा क्या क्या किया जा रहा है? खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 है, इसके तहत FSSAI का जो गठन किया गया है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एंड अथॉरिटी है। तो उसमें जनता को किस तरह से जो खाद्य पदार्थ हैं वो बिल्कुल शुद्ध मिलें उसके बाबत वो काफ़ी व्यापक रूप से प्रचार प्रसार का कार्य करते हैं और हम भी जिला प्रशासन समय समय पर है एक जन चेतना के लिए कि किस तरह से शुद्ध खाद्य पदार्थ लोगों को मिलें, उनके क्या उपभोक्ता के अधिकार हैं, उसके बारे में हम विशेष तौर से अभियान भी चलाते हैं। हमारी जो इंस्पेक्टर्स हैं, हमारे खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं, वो भी इस पे काफ़ी काम करते हैं। हम संगोष्ठियाँ वगैरह आयोजित करते हैं, NGOs का सहयोग लेते हैं, उनके साथ में लोगों को इसको जागरूक करते हैं। इसके बाबत सरकार के जो नियम बने हुए हैं, जो एक्ट बने हुए हैं, उसके बारे में उनको जानकारी दी जाती है। तो ये एक रेगुलर हमारा जो कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसके तहत हम लोगों को इसके बारे में बताते हैं, जो भी गतिविधियां होती हैं उनके बारे में समय समय पर उनको बताते हैं। जी अशोक जी, FSSAI तो हम ना हर खाद्य वस्तु के डब्बे पर देखते हैं, रैपर पर देखते हैं, सब जगह लिखा होता है। इसके बारे में हर दर्शकों को जानकारी दे, जो जानते तो सब कुछ है लेकिन थोड़ी सी हमें जागरूकता और जानकारी की आवश्यकता है। FSSAI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी है जो कि इसमें लाइसेंसिंग, जो फूड लाइसेंसिंग है वो इसके द्वारा दी जाती है। दूसरा इसका काम है कि जनता को व्यापक रूप से खाद्य सुरक्षा
के बारे में इसको प्रचार प्रसार करना, लोगों को अवेयर करना, ये उनका मुख्य ध्येय है। इसके अलावा इस अथॉरिटी के द्वारा जो खाद्य निर्माता हैं उनके लिए लाइसेंसिंग की जो व्यवस्था है वो इस अथॉरिटी के द्वारा की जाती है। जो भी विक्रेता है उसको सबसे पहले इनसे लाइसेंस लेना पड़ता है। उस लाइसेंस के कुछ मानक होते हैं, नियम होते हैं। उन नियम कायदों के तहत ही वो अपने जो खाद्य पदार्थ है उसको निर्मित करते हैं। और अगर वहाँ उसमें कहीं कोई कोताही पाई जाती है तो हम समय समय पर उन खाद्य पदार्थ निर्माताओं के खिलाफ हैं कड़ी कार्रवाई करते हैं। जी, ये बात तो रहेगी जब आप दुकान पर जाकर सामान लेते हैं, खाद्य सामग्री लेते हैं, लेकिन आजकल तो ऑनलाइन ख़रीदारी का भी बहुत चलन है और वो भी बहुत सारे दावे करते हैं, बहुत सारे उनके एडवर्टीजमेंट्स होते हैं। वहाँ पर किस प्रकार की सतर्कता बरतनी चाहिए? देखिए, इसमें ऑनलाइन जो खाद्य पदार्थ निर्माता हैं उनको भी लाइसेंसिंग पहले लेना पड़ता है। फूड लाइसेंस उनके पास में होता है तो ही वो वहाँ पर अपना जो उनका निर्माण कर सकते हैं। अगर लाइसेंस नहीं है तो पहली बात तो वो काम कर ही नहीं सकते। लाइसेंस के उपरांत उनके लाइसेंस के जो नॉर्म्स होते हैं, जो मानक है, नियम है, उनकी पालना करनी पड़ती है। और ऑनलाइन जब हम सामान मंगवाते हैं तो ऑनलाइन मंगवाने के उपरांत उसको चेक करना, उसके ऊपर उसकी जो लेबलिंग है उसको प्रॉपर अपने को चेक करना, उसके ऊपर प्रॉपर उसका लोगो है वो सही है क्या, उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, उसकी जो भी समस्त जो जानकारी है उसको अपने को चेक करना चाहिए। अगर उपभोक्ता को लगता है कि कहीं पर भी उसने जो ऑर्डर प्लेस किया है और उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर उसमें वो जो क्वालिटी नहीं है प्रोडक्ट में, तो उसके लिए वो हमें शिकायत कर सकता है। कंट्रोल रूम पर जिला प्रशासन है, CMHO ऑफिस में हम तुरंत प्रभाव से वहाँ पर उसकी जो फर्म है विक्रेता की, वहाँ पर जा करके उसकी सैम्पलिंग करते हैं और उसको चेक करते हैं कि क्या ये वाकई जो शिकायत की गई है उपभोक्ता के द्वारा सही है। सही होती है तो हम उसके खिलाफ फिर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हैं। जी, अशोक जी, हम आजकल देखते हैं कि सब लोग कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, ख़ास तौर पर महिलाएं। कुछ तो संगठन ऐसे हैं जो लाइसेंस के अंडर काम करते हैं, लेकिन बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे लोग आसपास ऐसे हैं जो घर से ही मिठाई, नाश्ता इस तरह का काम करते हैं। क्या उनके लिए भी FSSAI का एक लाइसेंस होना आवश्यक है? क्योंकि हम देखते हैं, ऑनलाइन देखते हैं, आजकल सोशल मीडिया पे बहुत चलन है कि हम घर पे केक बना रहे हैं और घर पर हम ये मिठाई बना रहे हैं। तो जब इस तरह के कोई काम शुरू करते हैं तो क्या उनके लिए भी कुछ कानून, कुछ नियम बने हुए हैं? यस, ये जो 2006 का जो एक्ट है, इसमें अगर कहीं पर भी आप अपने घर से बाहर कॉमर्शियल रूप से अगर आप किसी भी खाद्य पदार्थ को निर्मित करते हैं और उसको कॉमर्शियली उसको आप सेल करते हैं तो आपके लिए फूड लाइसेंस है वो आवश्यक है और वो आपको लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। उसके लिए ऑनलाइन उनको अप्लाई करना पड़ता है और अप्लाई करने के उपरांत हम उसको तुरंत प्रभाव से उसको जारी कर देते हैं। परंतु अगर खुद के कंज्यूम करने के लिए घर का है तो उसमें वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। कॉमर्शियली अगर यूज़ कर रहे हैं तो वाणिज्यिक रूप से दूसरे लोगों को बेच रहे हैं तो उनको 100% है वो लाइसेंस लेना होगा और हमारे जो उसके लाइसेंस के जो नियम कायदे कानून है उसके तहत ही उनको कार्य करना पड़ेगा। जी, चाहे वो जैसे घर के बाहर वो चीज़ जब वो व्यावसायिक रूप में आ जाती है तो उसके लिए बहुत आवश्यक है। तो ये बहुत ही अच्छी बात अशोक जी ने हमें बताई कि जो भी बहनें, जो भी महिलाएं, जो भी लोग कभी कभी लगता है ना पाक कला में अच्छे हैं तो क्यों ना इसे व्यवसाय के रूप में विकसित किया जाए। तो हर चीज़ का एक नियम है, एक कायदा है, एक कानून है जो अशोक जी ने जिसके बारे में जानकारी दी। तो हम सभी से निवेदन करेंगे कि यदि आप ऐसा कुछ व्यवसाय करते हैं तो स्टार्टअप इंडिया तो हम सब जानते हैं कितना फ्रूटफुल रहा है हमारे लिए, तो आप ज़रूर काम करें, लेकिन नियमों को ध्यान में रखते हुए। आपका क्या कहना है? बिल्कुल, मेरा सभी से यही कहना है कि जो हमारी बहनें घर पे भी बहुत सारी जगह हमने भी देखा है कि एक स्टार्टअप के तौर पे जिनकी पाक कला में बड़े दक्ष हैं और तो वो क्या है कि अपना एक छोटे लेवल पे स्टार्ट करते हैं और कईयों को मैं जयपुर में यहाँ पर जानते हैं कई ऐसे स्टोर्स हैं जो एक छोटे से घर से शुरू करके और आज एक बड़े चेन के रूप में वो लोग अच्छे से काम कर रहे हैं। तो उसमें मैं यही कहना चाहूँगा उनको सब आप बिल्कुल एक स्टार्टअप के रूप में स्टार्ट कीजिए, परंतु हमारे जो फूड लाइसेंसिंग जो नियम है, कायदे हैं, उनको पालना करते हुए आप बिल्कुल आवश्यक रूप से अपना काम स्टार्ट करें, स्टार्टअप करें, उसको अपने व्यापार को और बढ़ाएं। परंतु मुख्य ध्येय हमारा जो सरकार का मोटो है कि हर व्यक्ति को शुद्ध खाद्य पदार्थ मिले, उसकी ओर आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। वो 100% आपको सुनिश्चित करना है कि हर एक व्यक्ति को जो भी आप खाद्य पदार्थ निर्मित कर रहे हैं वो 100% शुद्ध हो। ये मैं सभी को कहना चाहूँगा। बिल्कुल, लेकिन अशोक जी हम ये देखते हैं ना कि जो हम सामग्री घर पे बनाना चाह रहे हैं उसके इंग्रेडिएंट्स भी हम बाहर से लाते हैं, तो जाने अनजाने में तो ये भी चांसेस होते हैं कि हमारे अब ऐसी मंशा नहीं है लेकिन गलती हो सकती है। तो क्या कोई तरीका है कि घर पे टेस्टिंग हो जाए या पता चल जाए कि ये मावा जो है या घी जो है ये कुछ इसमें देखिए कुछ चीज़ें हैं जो खाद्य पदार्थ की हम चेक भी कर सकते हैं। मावा है, पनीर है और भी दूसरे खाद्य पदार्थ हैं, उनके अलग अलग उनके तरीके हैं, बिल्कुल हम कर सकते हैं। परंतु
पूरी तरह से फुल प्रूफ अगर अपने को चेक करना है कि ये खाद्य पदार्थ सही है या नहीं है, तो हमें उसमें हमारी जो लेबोरेटरी है उसमें भेजना पड़ेगा और लैब में अपने 100% रिजल्ट के साथ में उसको करना पड़ेगा। तो हम लोकल लेवल पे घर में थोड़ा उसको एक बार चेक करके, या हमें लगता है, कई बार हम घर पे कोई सामान लाते हैं तो दिखता है कि इसमें कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है, सही नहीं है, तो हमने तुरंत प्रभाव से उसको, जैसे आशंका जाहिर होती है तो हमें लैब के अंदर उसका सैंपल करना चाहिए। आम आदमी भी हमारी जो लैब है उसके अंदर कोई भी वहाँ पर उसकी चेकिंग करवा सकता है, उसकी रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट के बाद में अगर रिपोर्ट उसकी प्रॉपर नहीं है, नेगेटिव रिपोर्ट है, तो हम तुरंत प्रभाव से हमारे जो अधिकारी हैं उनके उस फर्म के विरुद्ध वहाँ पर एक प्रकरण दर्ज करके और उसको कोर्ट के अंदर उसके खिलाफ चालान पेश किया जाता है। जी, अगर हम बात करें, जो बहुत सारे अभियान हम चला रहे हैं, सबसे मुख्य है शुद्ध के लिए युद्ध, जी, किस तरह से चल रहा है वो और क्या गतिविधियां चलाई जा रही हैं प्रशासन के द्वारा? अभी हम जो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चला रहे हैं वो काफ़ी तेज़ी से, इसमें अभी पिछले कुछ दिनों से उसमें हमने काफ़ी गतिविधियां की हैं। उसमें हमारे जो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं वो लगातार जो बड़े बड़े प्रतिष्ठान हैं, खाद्य सामग्री के जो निर्माता हैं, जो रॉ मटेरियल के निर्माता हैं, उन सब जगह से हम सैम्पलिंग कर रहे हैं। कई बार हमारे पास में कुछ गुप्त सूचनाएँ भी आती हैं कि बड़े लेवल के ऊपर है, कहीं कोई ऐसी सामग्री है जो कि प्रॉपर नहीं है, उसके जो उसका निर्माण किया जा रहा है वो सामग्री खाने लायक नहीं है, तो हम जो हमारे पास में इनपुट आता है उसके आधार पर हमारी जो टीम्स हैं वहाँ जा कर के उनके ऊपर और त्वरित गति से कार्रवाई करती हैं और सैम्पलिंग लेकर के लैब के अंदर टेस्टिंग करवाई जाती है। टेस्टिंग के उपरांत हम उनके जो रिजल्ट आता है उसके अकॉर्डिंग फिर उनके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। विशेष तौर से अभी जो दीपावली का ये जो सीज़न चल रहा है, इसमें हमारी सभी जो टीमें हैं वो सब मुस्तैद हैं और 24 आवर्स हम काम कर रहे हैं। जहाँ पर भी हमें रात में भी कोई सूचना मिलती है तो तुरंत हम वहाँ पर जा करके और कार्रवाई करते हैं। जी, तो अगर हम बात करें, हमें मालूम चल जाता है कि कोई चीज़ ख़राब है तो उसकी शिकायत कहाँ दर्ज की जाती है? उसकी देखिए शिकायत के लिए हम 2-3 जगह कोई भी आम जो आदमी है वो दर्ज करवा सकता है। जैसे सबसे पहले हमारे जिला प्रशासन है, जिला प्रशासन के जो कंट्रोल रूम है वहाँ पर शिकायत कर सकता है, टेलीफोन से कर सकते हैं, हमारे को मेल से भी सूचना दी जा सकती है, हमारे को जो हमारे लिखित में भी कोई सूचना है वो भिजवा सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी हमारे पास में आ सकती है, तो आती है हमारे पास में, कई बार व्हाट्सएप पे आती है, उसको हम तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। इसके अलावा हमारा जो CMSO ऑफिस है वहाँ पर भी हमने एक कंट्रोल रूम स्थापित करके है, वहाँ पर भी सूचना दी जा सकती है, चाहे मेल हो, व्हाट्सएप हो, किसी भी माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से भी, कहीं से भी वो अगर हमारे पास सूचना आती है तुरंत प्रभाव से वहाँ पर कार्रवाई करते हैं। और कुछ कार्रवाइयाँ हमारे जो सो मोटो हमारी तरफ से की जाती हैं वो अलग है। जी, अशोक जी, खाद्य सुरक्षा मानक एक्ट 2006 जो है, जो आपने बताया था कि इस तरह के प्रावधान हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। ये जो 2006 का एक्ट है, इसमें इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि आम उपभोक्ता को किस तरह से शुद्ध खाद्य पदार्थ हैं वो उपलब्ध करवाए जाएं और जो मिलावटखोर हैं, जो इसमें खाद्य पदार्थों में मिलावट करते हैं, तो उसको उनके खिलाफ कैसे कार्रवाई की जाए, उनको क्या दंड दिया जाए, उसके रिगार्डिंग इस एक्ट के अंदर काफ़ी प्रावधान है। तो इसमें कुछ मैं मुख्य रूप से जो इम्पोर्टेंट इसके जो सेक्शंस हैं उसके बारे में बताना चाहूँगा कि जैसे कुछ खाद्य पदार्थ मिस ब्रांड हैं, सब स्टैंडर्ड हैं, उनके लिए हमारे जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं वो ADM कोर्ट के अंदर चालान पेश करते हैं। उनके खिलाफ जैसे मिस ब्रांड हैं तो मिस ब्रांड के अंदर उसमें 3 लाख रुपए तक का जुर्माने के उस फर्म के या उस खाद्य निर्माता के विरुद्ध की जा सकती है। इसके अलावा अगर सब स्टैंडर्ड है तो सब स्टैंडर्ड कोई मटेरियल है तो उसके में अगर वो सिद्ध हो जाता है कोर्ट के अंदर तो उसमें 5 लाख रुपए तक के उसके जो जुर्माने के प्रावधान है। इसके अलावा अगर कुछ किसी ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसके अंदर कोई खाने लायक पदार्थ नहीं है, कुछ केमिकल्स ऐसे मिला दिए गए हैं जो कि खाद्य जो उपभोक्ता है उसके लिए वो सुरक्षित नहीं है, शरीर के लिए हमारे लिए बिल्कुल ही हानिकारक हैं, कुछ उसमें केमिकल्स हैं, इस टाइप का अगर है कुछ खाद्य पदार्थ तो उसके लिए ACGM कोर्ट है, वहाँ पर हमारे खाद्य सुरक्षा अधिकारी उसमें कोर्ट के अंदर प्रकरण दर्ज कराते हैं और उसमें 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान है और 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का उसमें प्रावधान है। तो समय समय पर हमारी जो कोर्ट्स हैं उसके अंदर काफ़ी ऐसे जो प्रकरण दर्ज होते हैं उनके खिलाफ निश्चित तौर पे कार्रवाई होती रहती है और आगे भी हम जो ये जो अभियान चला रहे हैं उसके अंदर जो भी प्रकरण हमारे पास में आते हैं कोर्ट में दर्ज करवाते हैं और उनके खिलाफ में जो प्रकरण के बाद में अगर वो सत्यापित हो जाता है वहाँ पर रिपोर्ट से कि हाँ बिल्कुल इसमें खाद्य पदार्थ सही नहीं है तो उसमें जो कोर्ट है वहाँ से इनके खिलाफ निर्णय किया जाता है। जी, अशोक जी, कभी कभार ऐसा देखने में आता है कि लोग बाहर खाना खाते हैं, मान लीजिए
स्ट्रीट फूड लिया या किसी रेस्टोरेंट में खाया, कहीं होटल में खाया, उसके बाद में यदि उनको कोई समस्या फील होती है अपने शरीर के अंदर, उनको लगता है खाने की वजह से हुई है, तो क्या कोई ऐसी संस्था है जहाँ कर वो जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं? क्योंकि रात को खाना खाया, सुबह तबीयत खराब हुई, पता चला फूड पॉइजनिंग है, वो किसी भी कारण से हो सकती है, तो क्या ऐसे में कोई प्रावधान है? हाँ, उसमें है। अगर कोई भी चाहे कोई खाद्य पदार्थ निर्माता है, चाहे वो कोई छोटा होटल हो सकता है, ढाबा हो सकता है, उसको हमारा जो लाइसेंस है वो लेना आवश्यक है। अगर वो लाइसेंस नहीं है तो वो पहली बात तो खाद्य पदार्थ है वो निर्मित नहीं कर सकता। अगर वो लाइसेंस उसने नहीं ले रखा है तो भी उसके खिलाफ हम अगर शिकायत आई तो उसके बाद चेक करते हैं कि सबसे पहले तो कि क्या इसने लाइसेंस ले रखा है कि नहीं है। तो उस कारोबारी के खिलाफ अगर लाइसेंस नहीं है तो निश्चित तौर पे उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। और अगर उसके जो आम आदमी को कोई भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम अगर उससे खाद्य पदार्थ से हुई है और वो स्पष्ट हो जाता है कि वो खाद्य पदार्थ खाने लायक नहीं था, उसमें कोई मिलावट थी या कोई गड़बड़ थी, तो उसके खिलाफ हमारी जो टीमें हैं वहाँ से उनकी सैंपलिंग करके और निश्चित तौर पे उनके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं। हाँ जी, आपने कहा कि पूरे प्रांत में जो है 11 टेस्टिंग लैब है, तो कोई आम व्यक्ति है अक्सर कोर्ट कचहरी से या लैब टेस्टिंग के नाम से वैसे ही घबरा जाता है, कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे, तो क्या कोई साधारण सा तरीका है कि वो किस तरह से अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं या वो लैब तक कैसे पहुंच सकते हैं? देखिए, लैब्स हमारे इसमें जो निश्चित लोकेशन पे लैब्स हैं, कुछ हमारी मोबाइल लैब्स भी कई बार हमारे जो अभियान चलता है तो उसमें भी हम कार्रवाई करते हैं मोबाइल लैब्स के थ्रू भी, वहाँ पर भी जगह जगह पर वो जा करके। और अभी हमारे जैसे यहाँ पर CMHO ऑफिस है, वहाँ पर एक लैब है जयपुर में। कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई सैंपलिंग करवानी हो, कोई शिकायत हो, तो वहाँ पर हम सैंपलिंग कर सकते हैं। हमारे पास में कंट्रोल रूम पे हमारे ऐसे कई जो लोगों के जो फ़ोन आते हैं तो वो पूछते हैं, उसके बारे में हम बताते हैं और उनको गाइड करते हैं कि इस तरह से आप जा करके और वहाँ पर करवाएं। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि भाई मेरे वहाँ पर उसमें कुछ प्रॉब्लम है, खाद्य पदार्थ सही नहीं मिल रहे हैं, हो रहे हैं, सैंपलिंग अगर वो खुद नहीं जाता है तो हम भी करवा देते हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि उस व्यक्ति को ही आवश्यक है कि वो ही जाए, हम खुद, हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो जाते हैं, वो भी सैंपलिंग करके हम भी कर सकते हैं। हमें ये पता करना होता है कि वो व्यक्ति जो वहाँ पर खाद्य पदार्थों का जो निर्माण कर रहा है, विक्रेता है, बेच रहा है, तो क्या वो सही है या नहीं है। वो उपभोक्ता नहीं करवाना चाहिए तो वहाँ पर हम भी करवा सकते हैं। जी, तो बात सिर्फ इतनी सी है कि सरकार है, प्रशासन है, वो हमारी सुरक्षा के लिए, खाद्य सुरक्षा के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए और अच्छे जीवन के लिए प्रतिबद्ध है और वो लगातार, जैसा कि अशोक जी ने बताया है, 24/7 काम कर रहे हैं। लेकिन ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस बात की जानकारी लें, इस बात का ध्यान रखें, विशेष ख्याल रखें कि हमें कहाँ पर जाना है, कहाँ से सामग्री लेनी है, और यदि हमें लगता है कि कुछ सही नहीं है तो हम उस चीज़ की सूचना प्रशासन तक पहुँचाएँ। अशोक जी, क्या ऐसे कोई हेल्पलाइन नंबर्स, क्योंकि दुनिया आजकल बिल्कुल मोबाइल पर आ गई है, ऐप्स पर आ गई है, तो क्या कोई ऐसी वेबसाइट है या ऐसे कोई ऐप्स या कोई ऐसे हेल्पलाइन नंबर्स हैं जहां पर व्यक्ति फ़ोन कर सकता है या शिकायत दर्ज करा सकता है? बिल्कुल, हमारे इसमें CMHO ऑफिस के कंट्रोल रूम के नंबर हैं, वहाँ पर भी कर सकते हैं। हमारी जो मेल ID है, हमारी जो वेबसाइट है, उस पर जा कर के, वेबसाइट पे जो डिस्ट्रिक्ट की है उसके ऊपर जा कर के भी वो दर्ज करा सकते हैं। हमारे नंबर जो सभी ऑफिसर्स के नंबर हैं जो सोशल मीडिया में सब जगह वेबसाइट्स के ऊपर हैं, जितने भी हमारे जो अधिकारी हैं, तो आपकी वेबसाइट अगर बताएं, कौन सी वेबसाइट है? jaipur.rajasthan.gov.in। तो उस पे हम वहाँ पर उसमें वेबसाइट पे जा करके और उसमें दर्ज करा सकते हैं। हमारे नंबर वहाँ पर जयपुर डिस्ट्रिक्ट की जो है वेबसाइट है उसके ऊपर वहाँ पर अवेलेबल हैं। और व्हाट्सएप के ज़रिए, ईमेल, किसी भी मीडिया से लिखित में वो भेज सकते हैं। हमारे कंट्रोल रूम के नंबर हैं, वहाँ पर भेज सकते हैं। हमारा यहाँ का कंट्रोल रूम का नंबर है 2204475 2204475 जी 0141 2204475। एक दूसरा नंबर और है 0141 2204476। तो ये हमारे कंट्रोल रूम के नंबर हैं। इनमें कोई भी व्यक्ति यहाँ पर अगर सूचना देता है तो हम निश्चित तौर पे उसको वहाँ पर रजिस्ट्री में सबसे पहले दर्ज करते हैं। दर्ज करने के उपरांत उसको जो कंसर्न ऑफिसर है जिसके एरिया का वहाँ का जो ये केस है उसको हम उसको ट्रांसफ़र करके और उस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई करते हैं। बिल्कुल, तो हमें उम्मीद है जो दर्शक हमें देख रहे हैं उन्होंने वेबसाइट की जानकारी भी ली होगी और नंबर भी शायद नोट कर पाए होंगे। कार्यक्रम के अंत में हम दोबारा अशोक जी से निवेदन करेंगे कि ये नंबर और ये जो वेबसाइट है इसका पता दोहरा दें, जिससे कि आप भी नोट करके रखें और आप सचेत रहें। और अगर आपको लगता है कि आपके साथ किसी भी प्रकार का छल हो रहा है तो आप तुरंत प्रभाव से शिकायत करके अपनी बात प्रशासन तक पहुंचाएं। अशोक जी, त्योहारी सीज़न हो या सर्दियों का सीज़न हो, उसमें सूखे मेवे जो होते हैं, ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं, ये भी बहुत खाने में आते हैं और हमारे बड़े भी कहते हैं खाना अच्छा होता है, लेकिन फिर वही बात आती है क्वालिटी टेस्टिंग, क्या किया जाए?
देखिए, इसमें भी हमारे पास में काफ़ी शिकायत आती हैं। ड्राई फ्रूट्स के जो पैकेजिंग है उसके ऊपर भी उनको जो विक्रेता है उसको सब चीज़ें उस पर मेंशन करनी पड़ती हैं कि वो कब तक यूज़ किया जा सकता है, उसकी क्वालिटी के बारे में उसमें सब चीज़ें उसको मेंशन करना होता है। परंतु हम कई बार क्या होता है कि जाते हैं, ये सब चीज़ें देखते नहीं हैं, ड्राई फ्रूट्स कोई भी जो चाहिए उसको जा कर के ऑर्डर करते हैं और लेकर के आ जाते हैं। कई बार हमने देखा है, हम खुद जाते हैं देखते हैं तो उपभोक्ता इतना ज़्यादा ध्यान देता नहीं है उसके ऊपर, बस वहाँ गया ब्रांडेड अच्छी इस बड़ी जगह, हाँ बड़ी जगह हम है इस शॉप में तो बहुत बढ़िया। बट कई बार अच्छी जगह हम जाते हैं ब्रांडेड, वहाँ पर भी हमें कहीं ना कहीं गड़बड़ियाँ मिलती हैं। कोई चीज़ एक प्रोडक्ट है, एक्सपायरी डेट है उसकी निकल गई 1 महीने पहले, वो स्टोर में अभी भी उनके है वहाँ पर, उसको हटाया नहीं गया, हटाया जाना चाहिए। तो इस टाइप की कई बार हो जाती है उनसे, कोई चाहे गलती से हो कैसे भी, तो वो चीज़ हमें अपने को खुद को सावचेत होना पड़ेगा। जब तक आम आदमी हम जो अपने जो राइट्स हैं, अधिकारों के प्रति जब तक हम सचेत नहीं होंगे तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले ये जो ड्राई फ्रूट्स का आपने मुद्दा उठाया, तो इसमें मैं कहना चाहूँगा कि आपको पूरे उसकी पैकेजिंग और चेक करें। कई बार इसमें पुराने जो फंगस होती है और सालों से जो काम नहीं आ रहे हैं, तो वो दीपावली पर त्योहारों में ऐसे कई बार स्कीम होती है, डिस्काउंट होते हैं। हाँ जी, तो उसमें कई बार ऐसी चीज़ें आती हैं, तो उसके अंदर थोड़ा सा आप सचेत रहें और हमें सूचित करें। और हम भी इसके ऊपर विशेष तौर से जो बड़े स्टॉकिस्ट होते हैं, जो जहाँ पर ये इस टाइप के जो लोगों को, छोटे छोटे खुदरा दुकानदारों को, जो फिर ये बड़े व्यापारियों से जहाँ से आता है, तो वहाँ पर हम भी समय समय पर इनकी सैम्पलिंग करवाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि त्यौहार के सीज़न में इस समय सबसे ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स चलते हैं इस त्योहारी सीज़न में, तो उनको हम हमारे लेवल पे भी चेक करवाते हैं। बिल्कुल, तो हमारा सभी दर्शकों से, सभी उपभोक्ताओं से निवेदन है कि जब भी आप कुछ स्कीम या डिस्काउंट देखें तो उससे बिल्कुल भी आप प्रभावित ना हो, लेकिन पूरी जानकारी लें, आप सचेत रहें। उसके ऊपर जो एक्सपायरी डेट है, जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है, जैसा कि अशोक जी ने हमें बताया, उसकी जानकारी लें, उसे पढ़ें और खोलने के बाद यदि आपको लगता है कि उसका स्वाद या उसका टेक्सचर या उसका दिखने में अगर वो सही नहीं लग रहा है, तो उसकी जानकारी तुरंत प्रशासन को दें। एक और चीज़ जहाँ सबसे ज़्यादा मिलावट देखी जाती है वो होते हैं मसाले, क्योंकि वो रंग अलग होता है। अब जैसा कि हम जानते हैं कोरोना काल में कितना सबने बोला कि हल्दी का दूध लीजिए और घर की दालचीनी और मुलेठी और बहुत सारी बातें हमने सुनी। आपके अनुसार मसाले ख़रीदते वक्त या मसालों की कैसे किस तरह से पहचान की जाए? देखिए, मसाले खरीदते वक्त भी अपने को ध्यान देना चाहिए कि मसालों में भी आजकल कई बार हमें शिकायत मिलती है मिलावट की, इसमें फलां जगह पर मिलावट हो रही है, तो हम बिल्कुल वहाँ पर हमारी जो टीम्स है वो भेजते हैं। परंतु हमें भी ध्यान देना चाहिए कि अगर कोई भी अपन मसाला खरीदते हैं तो उसके अंदर आप किसी भी टाइप का हो, पहले अपन वहाँ पर थोड़ा देखें उसको कि हाँ प्रॉपर है या नहीं है, इसके अंदर कब इसको तैयार किया गया है, उसके ऊपर भी प्रॉपर वो जो पैकेजिंग की है उसके ऊपर आपको लेबल मिलता है, लेबल के अंदर सब चीज़ें हैं, कब की मैन्युफैक्चरिंग है, एक्सपायरी डेट क्या है उसकी, तो वो सब चीज़ें हमें एक बार थोड़ा देखें ध्यान से, हम तो आराम से हम पहचान कर सकते हैं। और अगर फिर भी हमें लगता है कि अगर उसमें कोई गड़बड़ है, हो सकता है प्रॉपर नहीं है, और घर पे लाने के बाद में भी हमें लगता है कि खाना बना करके हमने उसको यूज़ किया खाने में, तो कि मसाले में कहीं ना कोई गड़बड़ है, तो भी आप उसका आपके पास में बिल होना चाहिए। एक तो आप कहीं पर भी, मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि आप कोई भी प्रोडक्ट कहीं से भी खरीदते हैं किसी भी स्टोर से, तो आप बिल ज़रूर लें। तो बिल आपके पास में है और आपके पास में उसका जो प्रोडक्ट 1 किलो लिया आपने जैसे, तो उसमें कुछ आपने कंज्यूम कर लिया, कुछ आपके पास में है, तो आप उसकी सैम्पलिंग भी, टेस्टिंग करवा सकते हैं उसका सैंपल दे करके, तो उससे वो पता चल जाता है अगर अपने को उसमें कोई गड़बड़ है। और फिर अगर उसमें वाकई कोई दिक्कत आती है, उसमें कोई कमी है, तो हम निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई है वो करते हैं। हाँ जी, अशोक जी, आप हमारे स्टूडियो में, आपने हमें जो भी जानकारी दी, हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमारे दर्शक हैं, जो उपभोक्ता हैं, जो हर सीज़न में हर समय कुछ ना कुछ खाद्य सामग्री हम सब खरीदते हैं, अब खरीदते वक्त आपकी बताई बातों का ध्यान रखेंगे, बिल लेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि वे सचेत रहें, जिससे कि वे भी स्वस्थ रहें, उनका परिवार स्वस्थ रहे और पूरा देश स्वस्थ रहे। अशोक जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।